क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जीवों का वर्गीकरण के बारे में बातचीत करेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का पहला अध्याय नंबर 1 जीवों का वर्गीकरण वाले चैप्टर को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन यह है कि कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना। ये बिल्कुल सही है, कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर की जाती है। दूसरा यह है बी वाला, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना। ये भी बिल्कुल सही है। जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, ये भी सही है। भिन्न भिन्न भाषा में जीवों का नाम दर्शाना, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हम होता है। देखिए, जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर संप्रभुता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया गया। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। दूसरा क्वेश्चन यह है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। उसको कहते हैं कैरोलस लिनियस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली को प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, जंतु जगत, पादप जगत, खनिज के जगत के अंदर विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में और जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। ये देखिए, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, कैसी है, द्विनाम पद्धति है। देखिए, जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इस बीच के जीव के वंश को तथा दूसरा भाग जाति को दर्शाता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा तथा जाति का नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरणतः होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव। चौथा क्वेश्चन यह है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई है जाति और सबसे बड़ी इकाई है जगत। देखिए, जगत पहले पर है, आपको मालूम होना चाहिए। जगत, फिर उसके बाद संघ आता है, फिर वर्ग आता है, गुण आता है, कुल, वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। तो 5 जगत जो है विटेकर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विटेकर ने 5 वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। चलिए देख लेते हैं कि 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने की। कैरोलस लिनियस द्वारा 2 जगत। 3 जगत वर्गीकरण हेकल ने किया। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने किया और 5 जगत वर्गीकरण RH विटेकर ने किया। ठीक है, 2 जगत किसने किया, कैरोलस लिनियस। 3 जगत हेकल, 4 जगत कोपलैंड, 5 जगत RH विटेकर। ठीक है, विटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु बताया गया। और भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, उसको वर्गीकी के नाम से हम लोग कहते हैं या हम लोग टेक्सोनॉमी के नाम से कहते हैं।
जीवों, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाती है। या वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी, जिसको मॉर्फोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं आनुवंशिकी जेनेटिक्स पर आधारित है। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कवक नहीं है। देखिए, जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है। देखिए, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। मोनेरा जगत में क्या? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। सबसे बड़ी मोनेरा में केंद्रक नहीं होता है। इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आर्किया और आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया। दो आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया और आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया कवक मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। विषाणु की जगत में शामिल किए जाते हैं। विषाणु किसी में नहीं इसमें। देखिए, विषाणु अति सूक्ष्म एवं एक अकोशिकीय नॉन सेलुलर संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में भी किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जा गया है। जीवाणुओं के संबंध में सत्य है। देखिए, जीवाणुओं के संबंध में इसमें क्या चीज़ सत्य है? मोनेरा जगत से संबंधित केंद्रक युक्त हैं, स्वकोशी हैं, एक कोशिकीय जीव है। देख लेते हैं क्या है वो। देखिए, जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है। क्या है? जीवाणु जो होते हैं मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, मगर जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है और केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषम कोशी होते हैं, ठीक है, अक्सर विषम कोशी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वकोशी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। यह जीव मानव, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन बीटा लैक्टम। कवकों के विषय में असत्य है। कौन सा गलत है? देखिए, पहला ऑप्शन है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, वहाँ कवक पाए जाते हैं। ये भी सही। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, गलत है। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। देखिए, कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवक का प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 13वां क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। पहला ऑप्शन देखते हैं, लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, बिल्कुल सही बात है। यह कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है, ये भी सही है। अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। ये दवाइयों बनाने में ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन फ़ायदा पहुंचाते हैं, हानि नहीं। ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम।
लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ की रूप में भी किया जाता है। यह मृदा को हानि नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाते हैं। शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह कौन सा कथन बिल्कुल सही है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। बिल्कुल सही बात है। प्राय ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। जो शैवाल हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है। ये भी सही। यानी सब की सब सही। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए, शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जीव है, जिनमें प्राय पर्ण हरित पाया जाता है। इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया कि लाल सागर? इसलिए दिया गया कि विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन तो ये है, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं। लाल सागर में ट्राइकोडेसियम एरीथ्रियम नामक नील हरी शैवाल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा हो जाता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया था। पादप जगत के वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है कि पादप जगत का जो वर्ग है क्या है? थैलोफाइटा, ट्राइकोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सब सही यहाँ पे डी। यानी ये देखिए, जीवों की आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव पादप कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं। पादप जगत के शामिल किए गए हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है तो स्फैगनम नहीं है। देखिए, थैलोफाइटा शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, ये सब थैलोफाइटा है। देखिए, थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है। ठीक है, ये पादप जगत का एक संघ है क्या? थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में डिवाइड न होकर एक थाइलस के रूप में होता है, यानी कि थाइलस के रूप में हो जाता है। इन पादपों में संवहन ऊतक का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, लाइकेन शामिल है। शैवाल, कवक, लाइकेन शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नास्टाक एवं एनाबीना। चलिए देख लेते हैं। नास्टाक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नास्टाक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है।
कारा नाम शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। कारा नाम का जो शैवाल है उसका उपयोग मलेरिया नामक रोग में किया जाता है तथा लेमिनेरिया का से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है और कारा से मलेरिया बनती है। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये सब देखिए ट्राइकोफाइटा देख लेते हैं। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा गया है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, टेरिडोफाइटा, अनावृत्त बीजीय और आवृत्त बीजीय। जब जाइलम फ्लोएम की बात हो तो समझिएगा ट्रैकियोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वे बीज रहित पादप हैं, यानी टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इनमें जीवाणु यानी कि इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। सही बात है, टेरिडोफाइटा में बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन होता है। इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है। इनका शरीर टेरिडोफाइटा में शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित। ये भी सही, यानी चारों ऑप्शन तीनों सही है। टेरिडोफाइटा वर्ग के इस पादपों में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। यह पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। टेरिडोफाइटा में पुष्प बीज का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित यानी विकास है लेकिन उसमें बीज नहीं है, ऐसा पौधा कहते हैं। संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता क्या नहीं है, ये देखा जाए। यानी 3 है और 1 नहीं, ये देखेंगे। यह एक कोशिकीय होते हैं, ये गलत पहला ही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें नाल तंत्र पाया जाता है जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होती है। यह अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं, प्रजनन करते हैं। संघ पोरीफेरा अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं। साइकन, स्पांजिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। तो पोरीफेरा के कौन कौन? साइकन और स्पांजिला। सूत्रकृमि किस संघ के? स्केलेमिन्थीस के अंतर्गत आता है। सूत्रकृमि इसमें चपटे जीव आते हैं। देखिए सूत्रकृमि अथवा गोल कृमि स्केलेमिन्थीस अथवा नीमैटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इसमें नीमैटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। यह कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं। यह परजीवी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सम्मिलित करता है? केचुआ पूछा जाए, मकड़ी, सांप, मेढक। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं एक बार, कौन सा ऑप्शन है कि बी। देखिए केचुआ जो आता है एनेलिडा के अंतर्गत आता है। केचुआ कहाँ पे आता है? एनेलिडा के अंतर्गत आता है। और मकड़ी जो होता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मकड़ी कहाँ पे होती है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है मकड़ी। मोलास्का की बात करते हैं, इसके अंदर शीप, जो ये शीप देख रहे हैं हम लोग, ये मोलास्का के संघ के अंतर्गत आता है। और मेढक जो होता है कार्डेटा के अंतर्गत आता है। देखिए केचुआ की बात करते एनेलिडा, मकड़ी की बात करते थे आर्थ्रोपोडा, ये है संघ के नाम से। और भी कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 24वां क्वेश्चन है, संघ सिलेंटरेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है?
तो लक्षण ये है शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति। तो संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर पर एक ही गुहा पाई जाती है। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों के शरीर पर एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, विसर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरणतः हाइड्रा, समुद्री एनीमोन। हाइड्रा सिलेंट्रेटा में क्या क्या आएगा? हाइड्रा समुद्री एनीमोन, हाइड्रा समुद्री एनीमोन। अकशेरुकीय तथा कशेरुकीय नामक दो वर्गों में विभाजित है। क्या? ये भी तो देखना पड़ेगा क्या विभाजित है भाई। देखते संघ कार्डेटा जो होती है अकशेरुकीय तथा कशेरुकी के नामक दो वर्गों में विभाजित है संघ कार्डेटा। देख लेते हैं। देखिए संघ कार्डेटा में शामिल जंतुओं को कशेरुकी दंड की उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे जीव जिनमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी तथा जिनमें कशेरुकी दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी दंड कहा जाता है। अनियततापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। कौन आते हैं? मत्स्य आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप यानी तीनों आते हैं। देखिए तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। अनियततापी जंतु कहलाते हैं ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर ले उन्हें अनियततापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? तो सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में मछली का वाताशय काम करता है। देखिए मछली का वाताशय एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थितिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछलियों को देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु भरी होती है, मुख्यतः ऑक्सीजन रहता है। इसके कारण मछलियाँ बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती है। देखिए 28वां क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों? ऐसा क्यों? इसके बारे में भी हमें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ऐसा क्यों इसलिए है, देखिए मध्यपट यानी डायफ्राम के कारण, मध्यपट डायफ्राम के कारण देख लेते हैं हम लोग। मध्यपट और डायफ्राम के कारण पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ में मनुष्यों की तरह मध्यपट पाया जाता है, पक्षियों में उसके स्थान पर वायु कोश पाया जाता है। तो यानी मनुष्यों की तरह मध्यपट होता है और पक्षियों में वायु कोश पाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। ठीक है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1913 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रिया, उपापचय, शोषण आदि की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता या प्रसूति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। ठीक है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो कालेर्पा टैक्सीफोलिया। यहाँ पे ऑप्शन बी कालेर्पा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कालेर्पा टैक्सीफोलिया है। ठीक है।
जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? विशेषता क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। विशेषता जल युक्त पैर की वजह से। देखिए, जल में तैरने वाले पक्षियों में जल युक्त पैर होते हैं, अर्थात इनकी अंगुलियां एक जाल द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? यानी कि कैसा ये ऐसा सांप बताइए जो जहरीला नहीं है, वो है अजगर। देखिए, अजगर विश्व की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प है, सबसे लंबा है, 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का अभाव है, इसमें जहर नहीं होता अजगर में। वह अकशेरुकी जंतु को जो उभयलिंगी नहीं। काकरोच, फीता कृमि, हाइड्रा, केचुआ उभयलिंगी है लेकिन काकरोच नहीं है। काकरोच तथा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है। काकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है। इस संघ के जंतु प्राय एक लिंगी होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना सिरा, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। देखिए, काकरोच तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ में है। इस संघ की क्या होता है, एक लिंगी होते हैं जंतु, और इनका शरीर 3 भागों में बांटा होता है। आर्थ्रोपोडा के कौन? सिर, वक्ष, उदर। सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है। इनके जीवन की चक्र की प्रारंभिक अवस्था को लार्वा अवस्था होती है। बाद में यह विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्ड निम्न में से किसकी प्रजाति है? मछली की। कार्ड मछली की प्रजाति है। कार्ड गैटस वंश की मछली की सामान्य नाम है। ठीक है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मिलान कैसे होगी भाई? आइए हम इधर डायरेक्ट आंसर के अंदर मिलान ही कर देते हैं। हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा स्थलीय जीव है कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा स्तनधारी शुतुरमुर्ग, ये भी सही। सबसे बड़ी पक्षी हाथी, गलत है। सबसे बड़ी कोशिका नील व्हेल। देखिए, सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी है, जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नील व्हेल मछली है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नील व्हेल मछली है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नील व्हेल मछली है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्यन्थोलॉजी, लिम्नोलॉजी, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवन का अध्ययन। लिम्नोलॉजी, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी, उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी, उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। माइकोलॉजी, मोलस्का संघ के जीव का अध्ययन। आर्यन्थोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ये था हमारा जीव विज्ञान का पहला वर्गीकी के बारे में था। आगे भी इस तरह की वीडियो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।